हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक बात बोलना जरूर है। आप लोग अपने अपने आप से बोलें 700 प्लस संभव है, 700 प्लस संभव है। चलिए सर, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर या अभी पिछले 5 सालों में सवाल पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हमने 3 लेक्चर में डिवाइड किया, जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल बेसिक चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ी जल्दी करेंगे, लेकिन सारी चीजों पे डिस्कशन करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहली बात, टुडेज गोल आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है सर, तो चलिए वन बाय वन सब पढ़ेंगे और सब पढ़ेंगे, चाहे वो चीज जितनी भी छोटी हो वो भी पढ़ेंगे, जितनी बड़ी चीज हो वो भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा एम क्या है, 700 प्लस। कितना है? 700 प्लस। तो किसी भी चीज को छोटा मान के छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को बहुत आसान है यार, ये पढ़ के क्या होगा, तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज ऐसा मत करना, है ना। अपने एटीट्यूड को बदलना, चाहे वो छोटी चीज है या बड़ी चीज है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा एम है 700 प्लस, तो 700 प्लस ही लाना है। उसके लिए छोटी चीज बड़ी चीज डजेंट मैटर। आप सबको इक्वली पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए, ताकि हम 700 प्लस ला पाए। ओके, चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस, तो चलो पहले हम डिस्टेंस पे बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट डिस्टेंस। तो सर, आप सबको मालूम होगा डिस्टेंस का क्या मतलब है। अरे मेरे बच्चों, डिस्टेंस का क्या मतलब है, बोलो फटाफट। मेरे बेटे, डिस्टेंस का बेसिक सा मतलब है, डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। भाई अगर आप मोशन में हैं तो टोटल कितना पाथ लेंथ आपने कवर किया, वही सिंपली क्या कहलाता है, वही सिंपली डिस्टेंस कहलाता है। अगर मैं इस डिस्टेंस के बारे में कुछ और कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। क्या है मेरा बेटा? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कि आपने कहा हो कि मैं -10 किलोमीटर चल के आया हूं? ऐसा कभी नहीं कहा है आपने। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, और डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी कभी भी मेरे बच्चों जीरो नहीं हो सकता। मेरे बेटे, जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, और डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी जीरो नहीं हो सकता। तो मैं ये कह सकता हूं डिस्टेंस सिंपली टोटल पाथ लेंथ है। जैसा भी पाथ हो उसकी लेंथ निकाल लो, वही आपका क्या है, वही आपका डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर एग्जाम्पल ऑब्जर्व करें, चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल पे हम थोड़ी सी रफ्तार में बात कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी बात। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है सर? तो यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए कि मान लो मैं एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा हूं, और मैं सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा हूं और मैं ए से बी पहुंच गया। कहां से कहां चला गया? ए से बी। और ये मान लो सर, ये हमारा सेंटर है, एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक इज आर। रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक इज आर, ये रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का। एंड लेट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज थीटा। मतलब मैं ए से बी जा रहा हूं, और ये जो ए से बी का ये आर्क है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है मेरे बच्चों। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। तो अगर मुझसे कोई पूछ ले कि मास्टर तुम्हारी डिस्टेंस क्या है, व्हाट विल बी योर डिस्टेंस इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस चाहिए मेरे बच्चों। तो डिस्टेंस कुछ और नहीं है, ए से बी की लेंथ है। ये ए से बी की लेंथ निकाल दो, वही आपकी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। क्लियर है? अच्छा बेटा, जब भी ऐसा हो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो कोई भी आर्क, तो ये जो लेंथ होती है ना, आर्क की लेंथ, वो लेंथ ऑफ द आर्क हमेशा होती है। अभी एक फॉर्मूला याद करो, आपने बचपन में पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा, जो यहां पर डिस्टेंस के बराबर है, वो क्या होगा? वो होगा आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा क्या होगा दोस्तों? आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा। थीटा किस में लेना है आपको? थीटा की यूनिट लेनी है आपको रेडियन में। थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। थीटा किस में लेना है? रेडियन में। और मुझे उम्मीद है कि रेडियन में कन्वर्ट करना जानते होगे आप। अगर नहीं भी याद है तो चलो एक बार याद कर लेते हैं कि याद रखिएगा 180 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है।
तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180 रेडियन। कितना होगा मेरा बेटा? पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है मेरे बच्चों, तो अगर कोई भी एंगल हो, कोई भी जनरल वैल्यू ऑफ एंगल इन डिग्री, और उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं करना आपको, पाई बाई 180 से उस एंगल को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहां पे थीटा डिग्री अगर मैं लिख दूं, तो मैं क्या लिखूंगा? पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय थीटा, और यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी रेडियन। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस। इन डिफरेंट केसेस हमें लेंथ निकाल लेना है, और वही हमारा क्या होगा? वही जो भी पाथ लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो बातें आप बहुत अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो, इसको मैं थोड़ी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा आपको। मान लो सर मैं आपसे कहूं कि मेरे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, और मुझे ए से बी पे जाना है। तो मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ए से बी जाने के कितने वेज हो सकते हैं? कितने रास्ते हो सकते हैं? ए मेरा बेटा, कितने रास्ते होंगे? सर अनंत रास्ते होंगे। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रास्ते हो सकते हैं, है ना? देखो, आप ये कह सकते हो कि यहां से यहां जाने का एक रास्ता ऐसे भी हो सकता है, मेरी मर्जी, मैं ऐसे चल लूं। मेरा रास्ता ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ऐसा ऐसा। मेरा रास्ता और भी बहुत तरीके का हो सकता है, मैं ऐसे जाऊं, ऐसे घूम के ऐसे वापस आऊं। पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। ए से बी जाने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, लेकिन उन सारे नंबर ऑफ पाथ में से एक रास्ता ऐसा होगा जो ए से बी के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। और हमेशा याद रखिए, किसी भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं बाय ए स्ट्रेट लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए और बी को मैं ज्वाइन कर दूं बाय ए स्ट्रेट लाइन, तो यही जो स्ट्रेट लाइन है, यही जो स्ट्रेट लाइन है, यही स्ट्रेट लाइन हमारा क्या रिप्रेजेंट कराएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात याद रखिए, चाहे मैं पाथ 1 के अलोंग जाऊं या इस पाथ के अलोंग जाऊं, दोनों पाथ के अलोंग डिस्टेंस अलग है, बिकॉज द लेंथ ऑफ द पाथ इज डिफरेंट। मगर आपसे कोई पूछे कि पाथ 1 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब भी आप कहोगे ये स्ट्रेट लाइन है। पाथ 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है, तब भी आप कहोगे ये स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज a straight line between the two points is always the shortest length between the two points. क्लियर हो गई बात? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। निकालना कैसे है डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कीजिए। कैसे ज्वाइन कीजिएगा? बाय स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कीजिए। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही आपको क्या बताएगी? वही आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगी। क्या बताएगी? डिस्प्लेसमेंट बताएगी। क्लियर हो गई? अब मेरे बच्चों मेरी बात दूसरी सुनो। बेटा डिस्प्लेसमेंट को एक और वे से मैं डिफाइन कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट को अपन ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन। क्या कह सकते हैं? पोजीशन का चेंज। पोजीशन के चेंज का मतलब यह है बेटा कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां था और मैं यहां आ गया, तो कोई पूछे आपसे डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि भाई यहां से यहां के बीच का जो पोजीशन का चेंज हुआ, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या चेंज आया, वाई के अलोंग क्या चेंज आया, जेड के अलोंग क्या चेंज आया, इन सब का अगर मैं सम ले लूं, वेक्टर सम, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन बिकॉज अभी मैं सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं, और हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं अगर, तो हम सिर्फ एक ही एक्सिस पे चलेंगे, आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्लियर हो गई बात? मान लो कि अगर मैं यहां पे था x1 पोजीशन पे, मतलब a का कोऑर्डिनेट x1 है, और मान लीजिए कि मैं b पे पहुंच गया जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो लेट द कोऑर्डिनेट बी x2। क्लियर है मेरे बच्चों? x1 कोऑर्डिनेट से x2 कोऑर्डिनेट पे मैं पहुंच गया। कैसे पहुंचा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, तो आप इस सिंपली इस केस में कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट दिस लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और ये लेंथ होगी कितनी? तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूं मेरा बच्चा, इस लेंथ की, तो ये लेंथ कुछ और नहीं है बल्कि x2 माइनस ऑफ x1 है। x2 माइनस ऑफ x1 है। भाई इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ x2 माइनस x1 है।
यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मतलब सिंपली मैं कह सकता हूं चेंज इन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, या फिर मैं ये कह सकता हूं द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब एक दो पॉइंट मैं जल्दी जल्दी से बताऊं आपको, थोड़ी सी जल्दी, बस थोड़ी सी, है ना, परेशान मत होना भाई, ज्यादा जल्दी नहीं जा रहा हूं मैं, थोड़ी थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि ये कुछ चीजें आपको आती होंगी। तो हमारा मेन एम है कि हम इन चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करें फिर क्वेश्चंस पे आए। क्लियर है बेटा? तो इसलिए थोड़ा सा रफ्तार तेज रख ले, कोई इशू तो नहीं? अरे हाँ ना तो बोल लो, अरे बोलो। चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं कुछ कुछ बातें करूं तो डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है कि इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, एंड इवन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन इवन बी जीरो। कब जीरो होगा? अनडाउटेडली भाई ये चेंज इन पोजीशन अगर नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। भाई चेंज इन पोजीशन कब नहीं होगा? जहां से मैं चलूं, अगर मैं वापस वहीं पहुंच जाऊं, चाहे जैसे भी पहुंचूं, जहां से मैंने स्टार्ट करा, अगर मैं वापस घूम के वहीं पहुंच जाता हूं तो मेरे पोजीशन का चेंज जीरो होगा। जैसे आप मान लो आपने अपने घर से स्टार्ट किया, आप स्कूल गए, फिर स्कूल से घूम के किसी भी रास्ते से अगर आप स्कूल से वापस अपने घर ही आ गए तो अल्टीमेटली आपके पोजीशन में चेंज क्या है? जीरो है। इसका मतलब फिजिक्स कह रही है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। डिस्टेंस आपने कवर किया है बट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का लेना देना चेंज इन पोजीशन के साथ है। क्लियर है मेरे बच्चों? दूसरी बात, इन जनरल अगर कुछ कुछ बातें कही जाएं तो याद रखिएगा कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये दोनों एक केस में इक्वल हो सकते हैं, वो केस मैं अभी बताऊंगा। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, बट इन अ पर्टिकुलर केस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। और वो केस क्या है मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बेटा? वो केस ये है कि अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे चलूं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचूं, स्ट्रेट लाइन पे, शर्त क्या है? स्ट्रेट लाइन पे, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं पहुंचूं, क्लियर है? वापस नहीं आना, अरे वापस नहीं आना मेरे लाल। एक पॉइंट से शुरू करा, दूसरे पॉइंट पे पहुंचे अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो फिर आपका जो डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। द रीजन बीइंग कि भाई स्ट्रेट लाइन ही शॉर्टेस्ट पाथ भी होता है, तो जो डिस्टेंस है वही आपका क्या है? वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो एक केस ऐसा है जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे स्ट्रेट लाइन पे। क्लियर है? अदरवाइज इन जनरल डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डेफिनेशन ही यही कह रही है कि भैया डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ। तो जाहिर सी बात है टोटल पाथ शॉर्टेस्ट पाथ से तो ज्यादा होगा ना, तो इसलिए डिस्टेंस इज जनरली ग्रेटर देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इसलिए मैं ये इन शॉर्ट ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कब इक्वल होगा? व्हेन द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? और इसमें भी याद रखना, स्ट्रेट लाइन पे हम वापस नहीं आ रहे हो, हम गए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचे, वी आर नॉट रिटर्निंग बैक, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले इसका रेशियो कितना होगा, तो याद रखो डिस्टेंस मैं न्यूमरेटर में लिख रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट में कहां लिख रहा हूं? डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, और डिस्टेंस जनरली डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, तो ये रेशियो भी जनरली ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। कोई इशू है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है? चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, और वो क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, यही करके देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या, बेसिकली एक फॉर्मूला हम समझने की कोशिश करते हैं, और यहां देखिए उस फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर फर्दर हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। राइट है मेरे बच्चों? कोई इशू है मेरा लाल? अरे हाँ ना तो बोल लो। चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा चल रही है हमारी अभी। अच्छा, यहां देखो सर, ये मान लो फिर से मैंने एक सर्कुलर पाथ ले लिया, और इस सर्कुलर पाथ पे फिर से कुछ भी रेडियस आप मान लीजिए, आपने रेडियस अज्यूम कर लिया, लेटेस्ट से कि आपने रेडियस मान लिया, कुछ रेडियस आपने अज्यूम कर लिया r, और यहां से आप यहां चले गए, और ये पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B है, ये रेडियस, ये एंगल थीटा। क्लियर है मेरा बेटा?
कोई इश्यू है मेरा बच्चा? ठीक है, अब देखो मेरे बेटे, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस रास्ते में डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्योंकि डिस्टेंस तो मैं पीछे बता चुका हूं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो इस पर्टिकुलर केस में आप एक रिजल्ट याद रख सकते हो। यहां डिस्प्लेसमेंट मैंने आपसे क्या बोला था, इस इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए। किससे ज्वाइन करिएगा आप? बाय ए स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही आपको क्या बताएगी? उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगी। क्या बताएगी? डिस्प्लेसमेंट बताएगी। तो देखो ये इनिशियल है, ये हमारा सर फाइनल है, और इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दिया सर हमने स्ट्रेट लाइन से। अरे हाँ ना बोलो, किससे ज्वाइन कर दिया मेरा बेटा? स्ट्रेट लाइन से। तो यही जो स्ट्रेट लाइन है मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, इसी को अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये बात एकदम याद कर लो कि जब भी अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, स्ट्रेट लाइन से इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अपन ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे मेरा बेटा? ज्वाइन करेंगे। तो इस केस में बेटा एक रिजल्ट है, और उस रिजल्ट को अपन याद रखें तो बेहतर है। इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आती है मेरे बेटे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो आती है वो आती है 2r sin थीटा बाई 2। कितनी आती है? 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा बाई 2। अभी कोई सा भी एंगल हो, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को हम इससे निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू क्या आती है? 2r sin थीटा बाई 2, वेयर r इज द रेडियस और थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। मतलब अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो यहां आप क्या रख दोगे? 60 रख दोगे एंड यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल 120 होगा तो यहां थीटा की वैल्यू 120 रखोगे, 120 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 120 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू रखो। जैसे मान लो कि आपसे मैं कह रहा हूं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 120 और मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। लेट द रेडियस बी इक्वल टू आर ओनली, रेडियस को आर ही रहने दीजिए। तो 2r साइन थीटा की वैल्यू क्या रखिएगा? 120 डिवाइडेड बाई कितना करिएगा? 2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60। तो साइन 60 आ गया। कितना आ गया मेरा बेटा? 2r टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू आप सबको याद होगी, कितनी होती है? फटाफट बोलो बोलो बोलो। साइन 60 की वैल्यू √3/2। वेरी गुड, √3/2 होती है सर, √3/2 होती है सर। तो ये √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये √3 टाइम्स ऑफ r विल बी माई डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा? √3 मल्टीप्लाइड बाई r विल बी माई डिस्प्लेसमेंट। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अरे हाँ ना बोल दो, देख लो कोई गलती तो नहीं है। अरे सारा सिंप्लीफिकेशन सही है। अरे ध्यान देते रहो, पक्की बात। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, समराइज कर देता हूं कि डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। और शॉर्टेस्ट पाथ अपन कैसे निकालेंगे? तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करेंगे। कैसे ज्वाइन करेंगे? बाय ए स्ट्रेट लाइन। उसी स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही डिस्प्लेसमेंट देगी। वही क्या देगी? डिस्प्लेसमेंट देगी। ओके, बहुत बढ़िया रे सर, बहुत मजा आया रे सर, ओ हो रे सर। अब देखिए, स्पीड अनडाउटेडली आप सबको मालूम है कि अगर आप मोशन में हैं तो आप कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, और आप डिस्टेंस कवर करेंगे तो उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको कुछ टाइम लगेगा। कितनी देर में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को अपन स्पीड कहते हैं। भाई सीधी बात है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, फील करो बातों को भाई, 10 किलोमीटर पर आवर है। इसका क्या मतलब है कि भाई एक घंटे में, हर एक घंटे में मैं 10 किलोमीटर कवर कर रहा हूं। सीधा मतलब है, और कोई मतलब नहीं है इसका। एक घंटे में मैं कितना कवर कर रहा हूं? तो भैया 10 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। क्या करा हमने? यूनिट से हम बता सकते हैं कि भाई ऊपर हमने डिस्टेंस लिखा, नीचे हमने क्या लिखा? टाइम लिखा, तो उससे हमें क्या मिल गया? स्पीड मिल गया। तो देखो भाई, स्पीड का बेसिक मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब, स्पीड को हम जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लिखते हैं? स्पीड। मेरा बच्चा हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्पीड। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं स्पीड। कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ ना बोल दो। अच्छा, अब दूसरी बात है, कुछ और सुनिए मेरे बच्चे। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको स्पीड गिवन है and you have to find out the value of distance,
इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेकंड के बाद मेरी डिस्टेंस कितनी होगी? मेरी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेकंड के बाद मेरी डिस्टेंस कितनी होगी? तो भाई सीधा काम है, 1 सेकंड में मैं 4 मीटर जा रहा हूं, तो 2 सेकंड में मैं कितना जाऊंगा? कितना जाऊंगा भाई? 4 + 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अगर मान लो मैं कहता 3 सेकंड में, 3 सेकंड्स में, तो आप क्या कहते हैं? 4 + 4 + 4। अगर 10 सेकंड में कहता तो आप 4 + 4 + 4 10 बार ऐड करते। तो एक्चुअली में कुछ नहीं कर रहे हो आप, हर 1 सेकंड का डिस्टेंस ऐड कर रहे हो। और बेटा अगर जल्दी ऐड करना है ना, किसी चीज को जल्दी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको मालूम है मैथमेटिक्स ने एक और तरीका बता रखा है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन। क्या बता रखा है? मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो देखिए डिस्टेंस वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, मगर मैं आपको एक फील कराने की बात कर रहा हूं बस, कि अगर मुझे 10 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा? वो डिस्टेंस जो 1 सेकंड में कवर हुआ उसको 10 बार ऐड करूंगा। 10 बार ऐड नहीं करना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूं? 4 × 10 कर दूंगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कह रहे हो? 1 सेकंड का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दूंगा, तो क्या मिल जाएगा? सॉरी, 1 सेकंड का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दूंगा, तो उतने टाइम का हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो आपको। तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो और स्पीड पता हो, तो डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं v, मतलब स्पीड, स्पीड के लिए v लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय t, मल्टीप्लाइड बाय t। t स्टैंड्स फॉर टाइम और v स्टैंड्स फॉर स्पीड। कोई इशू है मेरे बच्चों? पक्की बात है एकदम? चलिए बहुत बढ़िया साहब। इसके बाद एक और चीज मैं कर सकता हूं कि अगर मान लीजिए कि मुझे टाइम निकालना हो कि भाई कितनी देर में मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर किया है विद अ पर्टिकुलर स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि मुझे मालूम है कि मेरी स्पीड 60 km/h रहनी है, तो मैं 240 किलोमीटर कितनी देर में कवर करूंगा? मुझे टाइम निकालना हो अगर, तो इसी फॉर्मूले से अपन क्या लिख सकते हैं? टाइम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? v डिवाइडेड बाई डी। डिड यू अंडरस्टैंड? v, सॉरी माय मिस्टेक, टाइम की वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं? टाइम की वैल्यू को लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई v, d डिवाइडेड बाई v, राइट? तो t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई v, वेयर d इज द डिस्टेंस एंड v इज व्हाट? v इज स्पीड। क्लियर है बेटा? आ गई पुरानी बातें याद? छोटी छोटी बातें याद करते हुए चलो, है ना? किसी भी बात को बहुत छोटी नहीं समझना है, इससे सवाल आते हैं, है ना? कहां से सवाल आते हैं? इन सब से आते हैं भाई। 2023 में एवरेज स्पीड का सवाल है, अभी मैं वो बताऊंगा आपको, मगर पहले इस बात को समझिए। चलिए सर एवरेज स्पीड की बात करें। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का एक ही मतलब होता है, टोटल डिस्टेंस। आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, और इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में आपको टोटल टाइम कितना लगा है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? तो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। आप सब जानते हो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को अपन एवरेज स्पीड कहते हैं। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है जैसे मान लो मैंने यहां से चलना शुरू किया, ये मैं पहले आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस d1, मैं d1 डिस्टेंस चला कितनी देर में? इन टाइम t1 मैंने आई हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ d1 इन अ टाइम ऑफ t1। क्लियर है? ये पहला इंटरवल मान लो। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं? आई एम कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ d2, कितनी देर में कवर कर रहा हूं? t2। इसी प्रकार से फिर से चलो d3, कितनी देर में कवर किया बेटा? अच्छा, ये टाइम और डिस्टेंस सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। अभी तो सिर्फ मैं बताने के लिए ऐसा ले रहा हूं कि हर इंटरवल का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग ले रहा हूं, और हर इंटरवल का जो टाइम है वो अलग अलग ले रहा हूं। ये मैं बताने के लिए ले रहा हूं, क्लियर है? मगर ये जो टाइम है और ये डिस्टेंसेस है सेम भी हो सकते हैं। चलिए, तो अगर मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा तो क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, जितना डिस्टेंस दिया हुआ है आप सबको ऐड कर दीजिए और उन सारे डिस्टेंसेस को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। मतलब यू ऐड अप ऑल द डिस्टेंसेस, you divide all the distances by total time, what you will get will be the average speed। नहीं आया? अरे हाँ ना तो बोलो, बात समझ आ रही है? चलो, तो एवरेज स्पीड का मतलब हो गया सर डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। कौन सी स्पीड आ गई?
एवरेज स्पीड आ गई। तो एवरेज स्पीड निकालने का बस एक ही तरीका है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है? ये भाई ये मेन फॉर्मूला है। अब इससे कुछ रिजल्ट बन जाते हैं, वो एक अलग फैक्टर है, मगर मेन फॉर्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ओके, चलो आगे आगे बात करें। अब मैं एवरेज स्पीड का वो दो फॉर्मूला आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। वैसे आपको अगर वो याद नहीं है तो सीधी बात आप याद रखिए कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको ये दो रिजल्ट्स याद रहेंगे तो थोड़ा समय आपका बचेगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए। क्या है सर वो दो फॉर्मूले? तो देखिए सर, एवरेज स्पीड का पहला केस, अगर आप ये मान लो कि हमने सर यहां से यहां तक का एक डिस्टेंस कवर किया d1 इन टाइम t। नहीं आया? अरे बात समझ नहीं आई, अरे बात समझ नहीं आई, अरे हाँ ना बोलो भाई। ठीक है, फिर से समझो, फिर से समझो। यहां से यहां तक मेरी बात को समझिएगा आप, यहां से यहां तक का मैंने डिस्टेंस कवर किया कितना, d1 विथ ए स्पीड। लेटेस्ट से मेन मुद्दा है कि विथ ए स्पीड v1, और टाइम कितना लगा, तो यहां से यहां तक का अपन टाइम मान लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं t। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। कितना टाइम लगा? t टाइम लगा। कोई दिक्कत वाली बात है? अरे हाँ ना बोलो, एकदम पक्का। तो यहां से यहां तक का टाइम t है, स्पीड कितनी है, v1 है। इसी प्रकार से यहां तक का स्पीड v2 है, टाइम t है। फिर यहां से यहां तक कुछ और मान लो v3 टाइम t। कहने का मतलब यह है कि सर हर इंटरवल की स्पीड अलग अलग है, मगर टाइम की वैल्यू सारे इंटरवल की क्या है मेरे बच्चों, सेम है। क्या है मेरा बेटा? सेम है। तो ऐसे केस में अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कुछ और नहीं है, बल्कि एवरेज स्पीड कुछ और नहीं है, बल्कि सीधा सीधा होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। आप सारे स्पीड को ऐड कर दीजिए और इसको किससे डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ इंटरवल से। किससे डिवाइड कर दीजिएगा? टोटल नंबर ऑफ इंटरवल से। किससे डिवाइड करिएगा? टोटल नंबर ऑफ इंटरवल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अरे हाँ ना बोलिए, एकदम पक्की बात है। चलिए दूसरा केस अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, केस 2, अगर मैं आपको केस 2 दिखाऊं तो इसमें देखिएगा, इस वाले में टाइम ऑफ ऑल द इंटरवल इज सेम। इस वाले में ऑब्जर्व करो कि मैंने कहा कि ये वाला डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है d विद ए स्पीड ऑफ v1। यहां पर टाइम ऑफ ऑल द इंटरवल इज सेम, राइट? यहां पर देखना मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस फिर से d, और मेरी स्पीड कितनी हो गई, v2। मेरी स्पीड कितनी है, v2। इसी प्रकार से मेरी स्पीड v3 हो गई और मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, d डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोलो बेटा बोलो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v3 का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब अगर मुझसे कोई पूछे, ऐसे ही n नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, अगर मुझसे कोई पूछे एवरेज स्पीड बताओ, तो कुछ नहीं करना है सर, कितने इंटरवल्स, मान लो n इंटरवल्स, कितने इंटरवल्स, n इंटरवल्स, डिवाइडेड बाय व्हाट, तो डिवाइडेड बाय आपको लिखना है 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 एंड सो ऑन। जितने इंटरवल हैं सबके लिए आप ऐसा करते जाइए और सबका ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। क्या मिल जाएगा आपको? एवरेज स्पीड। देखिए फर्क समझिए, यहां पे टाइम ऑफ ऑल द इंटरवल इज सेम, यहां पे डिस्टेंस ऑफ ऑल द इंटरवल इज सेम। क्लियर है? पक्का? अगर सर ये फॉर्मूले मुझे याद नहीं हो तो क्या करूं, तो कुछ नहीं करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करो। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आपका समय बच जाएगा। क्या बच जाएगा? टाइम बच जाएगा। अब जैसे देखो 2023 नीट के एग्जाम में 2023 में क्या पूछा गया है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन यूं था, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बता दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि अ पार्टिकल travels half of the distance with a speed v and the remaining half it covers with a speed 2v। बात समझ में आई? A particle covers half of the distance with a speed v and remaining half it covers with a speed 2v। तो पूछा क्या गया? पूछा गया कि what is its average speed। क्या पूछा गया मेरा बेटा? What it is average speed। एवरेज स्पीड पूछी गई। अब देखिए सवाल कितना आसान है। पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि सवाल कितना आसान है। मैं भी सवाल को और एक्सप्लेन कर दूंगा, मगर अगर आप समझ पा रहे हो स्टेटमेंट तो सवाल सोचो कितना आसान है।
तो आप ये नहीं कह सकते कि छोटी चीज है इसको छोड़ दो, नीट में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। अपना एटीट्यूड बदलिए। छोटी चीज भी है तब भी उसको देखना है, उसको पढ़ना है। क्लियर है? उसको मतलब ये एटीट्यूड में नहीं कि मुझे तो बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, मैं छोटी चीज क्यों पढ़ूं। क्लियर है? छोटी छोटी चीजों पे सवाल पूछे जा रहे हैं, प्लीज अपना एटीट्यूड बदलिए। चलिए फिर से देखते हैं। तो सर मैंने क्या बोला, सवाल ने ये बोला, क्वेश्चन जो आया 2023 का, वो क्वेश्चन क्या था, उसमें क्वेश्चन में लिखा था कि a particle covers half of the distance with a speed v, another half with speed 2v, find its average speed, या which of the following is correct as average speed। तो सवाल समझिए भाई, सवाल साफ साफ कह रहा है आपसे, चीख चीख के कह रहा है भाई साहब सवाल कि आधा डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस d है और इसमें स्पीड v थी और ये दूसरा डिस्टेंस भी तो d होगा। अगर आपने फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को d माना है तो सेकेंड हाफ डिस्टेंस भी तो d होगा। अगर ये 5 है तो वो भी 5 है भाई, तभी तो हाफ हाफ का मतलब बनता है। और इसमें स्पीड कितनी हो गई, तो इसमें स्पीड हो गई 2v। कितनी हो गई मेरा बेटा, इसमें स्पीड हो गई 2v। क्लियर है मेरे बच्चों? अब खुद सोचो कि क्या ये सवाल इस रिजल्ट पे बेस्ड नहीं है? अरे हाँ ना बोलो। मैंने अभी यही तो बताया है आपको कि स्पीड्स अगर आपको पता है और आपसे ये कहा जा रहा है कि डिस्टेंसेस आर सेम, तो उस केस में आप एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि इस पे बेस्ड सवाल है? और इसमें तो मैंने एन इंटरवल के लिए बताया है और आपको जो नीट वाले ने पूछा वो केवल 2 इंटरवल है। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे सॉल्व करने में, तो सीधा सीधा हम लिखेंगे वी एवरेज का मतलब, भाई हमने कहा 2 इंटरवल हैं तो ऊपर लिख दो 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 दैट इज 1 बाई v प्लस ऑफ 1 बाई v2 दैट इज 1 बाई 2v। खत्म, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं सॉल्व। तो क्या होगा भाई, 2 मेरे साथ करो तो सॉल्व, प्लीज मेरे साथ सॉल्व कीजिए। 2 इसका एलसीएम लिखिए, तो इसका एलसीएम हो गया सर हमारा 2v। यहां कितना आएगा 2, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अरे हाँ ना तो बोल लो। चलो तो क्या लिखेंगे, वी एवरेज, वी एवरेज की वैल्यू कितनी हुई, 2v ऊपर चला गया तो दिस बिकम्स इक्वल टू 4v डिवाइडेड बाई कितना, देख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई कितना 3। ये हमारा आंसर है। सही है बेटा? अरे कोई इश्यू है मेरे बच्चों? पक्की बात है, ये हमारा आंसर है। कौन सा प्रॉब्लम है भाई? लेकिन आपको मुद्दा यह है कि आपको हर छोटी से छोटी चीजों का पता होना चाहिए। देखिए बहुत रॉकेट साइंस लेवल के सवाल थोड़ी बनेंगे, है ना। क्वेश्चन आपको ऐसे बनेंगे जो आपको आना चाहिए। अगर आपने 11-12 में फिजिक्स लेके पढ़ाई करी है तो आपको ये आना चाहिए। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस बनते हैं और इसी पे आपको टेस्ट करा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो बेटा आज ही बता रहा हूं और आज के बाद एकदम दिमाग में बसा लेना, जब भी वर्ड आ जाए इंस्टेंटेनियस तो एक सीधी सीधी सी बात याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना है तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना है, चाहे वो किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, इंस्टेंटेनियस करंट हो या इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो, कुछ भी हो, इंस्टेंट लग गया वर्ड में तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन होगा। सीधी बात है, डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर हो गई बात? और मैं अभी इसके डिटेल पे नहीं जा रहा कि इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है। आपको सबको मालूम है कि इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पॉइंट। और ये क्यों डिफरेंशिएशन होता है, अभी हमारे पास इतना टाइम अलॉटेड नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, लेकिन अभी फिलहाल हम इतनी बात समझ सकते हैं कि व्हेनेवर वी हैव द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस तो विल हैव टू यूज द डिफरेंशिएशन, राइट। तो आप देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर मैं बात करूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है dx बाई dt। क्या मतलब होता है? dx बाई dt। क्या मतलब होता है मेरा बच्चा? dx बाई dt। क्या मतलब होता है? dx बाई dt। क्लियर है? आप इसको चाहो ds बाई dt लिख दो, है ना, आप इसको चाहो ds बाई dt लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x का बेसिक मतलब अभी जो मैंने लिया है वो x का बेसिक मतलब है डिस्टेंस। x का बेसिक मतलब क्या है? डिस्टेंस। मतलब इफ यू हैव डिस्टेंस, you differentiate that distance with respect to time, you will get what? You will get the instantaneous value of speed. मतलब speed at any particular point, any particular time or any particular instant. क्लियर है मेरा लाल? कोई दिक्कत?
अच्छा सर, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड इक्वल हो सकती है क्या? तो याद रखिएगा, यस, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड बोथ कैन बी इक्वल। कब? जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो। जब आपकी स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, वो वेरी नहीं कर रही है, तो उस केस में आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या एवरेज स्पीड हो, बराबर होगा। क्लियर हो गई बात? अरे हाँ ना बोलो भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, मेरी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब लगातार वो 4 मीटर पर सेकंड है। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो मेरी स्पीड कितनी रहेगी? 4 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर आप इंस्टेंटेनियस बोले या आप एवरेज बोले, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ही सेम होगा, और वो कितना होगा? 4 मीटर पर सेकंड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी स्पीड वेरी कर रही है, टाइम के साथ बदल रही है, तो फिर उस केस में इंस्टेंटेनियस अलग होगा और एवरेज अलग होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए साहब, इंस्टेंटेनियस स्पीड का सीधा सीधा सा ये फॉर्मूला है। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या हम इसमें याद रख सकते हैं कि अगर मान लो मुझे v गिवन हो और मुझे डिस्टेंस निकालना हो, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dx इज इक्वल टू वी डी टी, dx इज इक्वल टू वी डी टी। और अगर मैं इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं विद द प्रॉपर लिमिट्स, दोनों साइड पे आप इंटीग्रेट कर दो इसको विद द प्रॉपर लिमिट्स, तो ये जो आएगा वो आपको क्या दे देगा? वो आपको डिस्टेंस दे देगा। क्या दे देगा? डिस्टेंस दे देगा। अब आप ये सोच सकते हो कि यार मास्टर, तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि डिस्टेंस कैन बी रिटन एज v इंटू टी, तो फिर यहां इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत है? तुमने इंटीग्रेशन को क्यों ले आए पिक्चर में? तो मेरी बात मेरे बच्चों, मेरा लाल, मेरा बेटा, समझो बेटा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं बाय एडिंग द डिस्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी सेकंड। नहीं आया, नहीं आया भाई, नहीं आया। फिर से सुनिए, मैंने बोला कि अगर मेरी स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो हर एक सेकंड का डिस्टेंस 4 मीटर है, तो 3 सेकंड का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कर सकता हूं, तो सिंपली ऐड कर सकता हूं। बहुत बढ़िया साहब। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, मेरी स्पीड वेरी कर रही है, क्या मतलब? पहले एक सेकंड में, फर्स्ट 1 सेकंड में मेरी स्पीड 4 थी, नेक्स्ट 1 सेकंड में मेरी स्पीड 6 हो गई, नेक्स्ट 1 सेकंड में मेरी स्पीड 7 हो गई, तो इसमें बेटा हर एक सेकंड का डिस्टेंस अलग अलग है या नहीं है? अरे हाँ ना तो बोलो, पक्की बात एकदम। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके रिजल्ट नहीं ला सकते। इसका मतलब वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? we'll have to use this integration। इंटीग्रेशन जनरली हम वही यूज करते हैं जहां पे वेरिएबल क्वांटिटीज हो और वेरिएबल क्वांटिटीज का सम लेना हो। सीधी बात याद रखिएगा, जहां पर भी वेरिएबल क्वांटिटी का सम करना हो वहां हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर इंटीग्रेशन यूज करेंगे। अगर वो क्वांटिटी कांस्टेंट है तब तो वो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो फिर वहां पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने यहां पे इंटीग्रेशन लगाया। क्लियर हो गई बात? अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है, किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस, तो इसका मतलब है कि हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? अरे एक बार हाँ ना बोल लो, एकदम रफ्तार में बोलो, तो फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, कई बार आपसे क्या पूछते हैं, कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं कि स्पीड आपको प्रोवाइड कर देंगे क्वेश्चन में, मगर वो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी। वेरिएबल स्पीड दे देंगे। अभी तक जो हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, इन सब में भी आपको स्पीड गिवन है, गौर करिए, और इसमें आपने एवरेज निकाला है, और एवरेज निकालने में ये रिजल्ट आया है। जनरली ये अरिथमेटिक मीन कहलाता है, आपको मालूम है, और अरिथमेटिक मीन हमने इस केस में ले लिया, वही हमारा एवरेज स्पीड है। और याद रखो, जो आज चीज सिखा रहा हूं और ये मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं, एकदम ध्यान में रखना, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है और उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वांटिटी मेरा बच्चा कांस्टेंट है और उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो जनरल एक फॉर्मूला आज दे रहा हूं, आप याद रखिएगा कि अरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू, वो सिंपली आप लिखते हैं, बचपन से आप लिखना जानते हैं, x1 प्लस ऑफ x2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? इसको आप ऐसे डिवाइड कर देते हैं, यू गेट द अरिथमेटिक मीन। बिल्कुल सही। ये मगर ये तब लगा सकते हो आप जब आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। कैसी हो? कांस्टेंट हो। क्लियर है मेरा बच्चा? लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी क्वांटिटी वेरी कर रही है, एंड इट इज वेरिंग विद टाइम, अगर वो समय के साथ बदल रही है, किसके साथ बदल रही है?
समय के साथ अगर बदल रही है तो उस केस में जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं ऐसी क्वांटिटी का विच वेरीज विथ टाइम, तो याद रखिएगा कि एवरेज वैल्यू आप कैसे निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू आप निकालेंगे, ये आज से याद रखो, ये आज से याद रखो कि एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं एक्स डी टी अपॉन डी टी। इफ एनीथिंग चेंजेस विथ टाइम तो एवरेज वैल्यू लिखा जाएगा एक्स डी टी अपॉन डी टी। क्लियर हो गई बात। इसीलिए बेटा अगर आपने 12th में पढ़ा है, याद करिए आपने 12th में एसी पढ़ा है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां करंट बदलता है, वेरी करता है, किसके साथ? टाइम के साथ। तो अगर मुझे ऐसे बदलते हुए करंट का एवरेज वैल्यू लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी। क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी। क्लियर हो गई बात? अरे हाँ ना बोल दो भाई, नहीं आ रहा भाई साहब, पक्की बात एकदम याद रखिएगा आज से कि अगर इफ अ क्वांटिटी इज कांस्टेंट तो उसका मीन हम ऐसे निकालेंगे, इफ अ क्वांटिटी वेरीज विद टाइम तो उसका मीन निकालने का ये तरीका है। एंड वन मोर पॉइंट, अब इसी तरह से अगर आपको स्पीड दिया जाए और वो स्पीड वेरिएबल हो, टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो उस केस में अगर एवरेज स्पीड निकालोगे आप तो एवरेज स्पीड लिखने का तरीका क्या होगा? तो ये होगा वी डी टी अपॉन डी टी, वी डी टी अपॉन डी टी। और ये कोई अजूबी बात नहीं है बेटा, ये कोई अजूबी बात नहीं है। थिंक अबाउट इट, लॉजिकली समझिए, प्लीज लॉजिकली समझिए। मुझे एक बात बताइए, वी डी टी का क्या मतलब होता है? भाई वी डी टी का मतलब डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, टोटल डिस्टेंस को, भाई वीडीटी का इंटीग्रेशन टोटल डिस्टेंस देगा। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं? टाइम से डिवाइड कर दूं, तो वही हमें क्या दे देगा? एवरेज स्पीड दे देगा। तो एक्चुअली में मैंने वही लिखा है, टोटल डिस्टेंस लिया और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं? टोटल डिस्टेंस, वी आर डिवाइडिंग इट बाय टोटल टाइम, व्हाट विल गेट विल बी द एवरेज स्पीड। क्लियर हो गई बात? तो अगर वी वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो आप एवरेज स्पीड को ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? जनरल फॉर्मूला ये है, किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के लिए एवरेज स्पीड हम लिखते हैं, सॉरी किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी के लिए एवरेज वैल्यू हम लिखते हैं एक्स डी टी अपॉन डी टी। और अगर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो एवरेज या अरिथमेटिक मीन हम ऐसे लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई n, जो भी आपका मेथड है। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर ताकि आपको आइडिया बन जाए, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, है ना बेटा? सही है बेटा? एक क्वेश्चन कर ले मेरे बच्चों। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे आप यूं कह लो कि वी हैव v इज इक्वल टू 2t मीटर पर सेकेंड एंड अनडाउटेडली वेयर t इज टाइम। v की वैल्यू हमने कितना लिखा है? 2t मीटर पर सेकेंड, और t क्या है यहां पर? t इज टाइम। t क्या चीज है मेरे बच्चों? t टाइम है। अब आपसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि फाइंड v एवरेज, v एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? बिटवीन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में आपसे एवरेज वैल्यू पूछी जा रही है। कितनी देर में पूछी जा रही है? 1 और 3 के बीच में। तो अनडाउटेडली पहली बात हमें नजर आ रही है कि v इज वेरिंग विद टाइम, समय के साथ v बदल रहा है। v समय के साथ बेटा बदल रहा है, बदल रहा है, इसलिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। क्लियर हो गई बात? सर कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चों वाली बात, बिल्कुल बच्चों वाली बात। तो क्या लिखेंगे हम? 2t dt अपॉन क्या लिखेंगे? अपॉन लिखेंगे dt, और लिमिट क्या होगी? तो लिमिट होगी सर 1 से 3 तक की। लिमिट क्या होगी? 1 से 3 तक। लिमिट क्या होगी? 1 से 3 तक। नहीं आया, नहीं आया, आगे भाई एकदम पक्की बात है, यही फॉर्मूला लगाया है, लिमिट रख दिया हमने 1 से 3 तक। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा सर? ये 2 इंटीग्रेशन आपको आता है? अरे आता है, एकदम पक्की बात है, आप तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आता होगा। चलिए साहब, 2 टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 1 से 3 और डिवाइडेड बाई कितना? तो डिवाइडेड बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी, और टी कहां से कहां तक? 1 से 3। क्लियर हो गई बात? टी कहां से कहां तक? 1 से 3। क्लियर है? अच्छा बेटा, बीइंग दिस कांस्टेंट आई कैन कैंसिल दिस आउट। इसके बाद आपको पता है कि लिमिट्स रखते हैं, तो आइए लिमिट्स रखें। टी में पहले अपर लिमिट रखिए 3 का स्क्वायर, माइनस ऑफ लोअर लिमिट रखिए 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे टी में 3 माइनस ऑफ कितना? 1। ये हो गया 9 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इज 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 और ये कितना आ गया? 4 मीटर
पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, यही हमारी एवरेज स्पीड है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब भी स्पीड वेरिएबल होगा एंड इट वेरीज विद टाइम, तो उस केस में एवरेज निकालने का तरीका v dt का इंटीग्रेशन अपॉन dt का इंटीग्रेशन, दैट विल गिव यू द एवरेज स्पीड। आई होप मेरी बात क्लियर है, पक्की बात है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ओके, नाउ वी हैव दिस एवरेज वेलोसिटी एंड देन वी हैव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। अब क्या चीज है? एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए इस पे बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक मतलब आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, अच्छा, बिकॉज वी आर मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन ओनली, एक ही लाइन पे हम चल रहे हैं, तो इस केस में जनरली आपकी स्पीड और वेलोसिटी में सच कोई डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए हम एवरेज वेलोसिटी या स्पीड सबके लिए क्या ले रहे हैं? वी ले रहे हैं। जब हम एक से ज्यादा डायमेंशन में चलेंगे तो वी पे वेक्टर का साइन लगा देते हैं टू मेक इट वेलोसिटी, राइट। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है? तो एवरेज वेलोसिटी का बेसिक मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा जैसे आपके एवरेज स्पीड का मतलब था डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे यहां पर एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या मतलब है मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा पीला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा बेटे, इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली द चेंज इन पोजीशन। तो आइए इसको हम ऐसे भी लिख दें, चेंज इन पोजीशन मतलब x2 माइनस ऑफ x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस ऑफ t1। क्या मतलब है इसका? भाई मैंने आपसे बोला था डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन का चेंज कितना हुआ? फाइनल पोजीशन माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ टाइम। भाई कितनी देर में कितना पोजीशन चेंज किया आपने। और इसी को आपने देखा होगा ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब चेंज, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन पोजीशन बेसिकली कुछ और नहीं है, चेंज इन पोजीशन का दूसरा मतलब डिस्प्लेसमेंट है। क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट है। ओके, अरे बोलो, अरे याद आ गई बात। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। कोई इशू है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आता है सर हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर से आ गया इंस्टेंटेनियस। क्या आ गया मेरे लाल? इंस्टेंटेनियस। और अभी क्या बोला था? अरे याद करो, क्या बोला था मैंने आपसे यही कहा था कि इंस्टेंटेनियस वर्ड जब भी आएगा, जहां भी आएगा, तो हम करेंगे डिफरेंशिएशन। कौन सा शन? डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे लिखना हो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ dx बाई dt, dx बाई dt, वेयर x इज व्हाट? x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। x क्या चीज है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की जो पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा सर फिर से इसको कुटर पुटर करो, अरे मतलब सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा? dx इज इक्वल टू वी डी टी। dx इज इक्वल टू वी डी टी। क्या एकदम रिपीट टेलीकास्ट है? अरे हाँ ना बोलो। ऐसा ही आपने स्पीड में करा था, एकदम पक्की बात। तो ऐसा ही आपने स्पीड में करा था, और ऐसा ही किस में आप कर रहे हो? वेलोसिटी में भी कर रहे हो। स्पीड में ये डिस्टेंस था, वेलोसिटी में ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है या नेट चेंज इन पोजीशन है। अच्छा इसमें भी एवरेज वेलोसिटी लिखें, और वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम। अगर एवरेज वेलोसिटी लिखना है और वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, वेरी कर रही है, तो यहां पर भी अपन क्या लिखेंगे? तो अपन लिखेंगे वी डी टी। क्या चीज? वी डी टी अपॉन वॉट? अपॉन डी टी। वी डी टी अपॉन डी टी, ये क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। कोई इशू है? एकदम पक्की बात है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसको हम चेंज इन पोजीशन, अच्छा यहां पे ये टाइम है सर, चेंज इन पोजीशन अपॉन क्या लिख सकते हैं? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, राइट। उसके बाद क्या है बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब dx बाई dt, या dx को अपन यहां से क्या लिख सकते हैं? vdt। या अगर वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही हो तो उस केस में अपन एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं vdt अपॉन dt, vdt अपॉन dt। ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया रे सर, वाह रे वाह। आओ अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा शन? एवरेज
एक्सेलरेशन, ओ हो, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब है सिंपली द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज द रेट एट विच द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया सर। जैसे अब मान लो कि मेरी वेलोसिटी यहां पर v1 है एट टाइम t1 एंड आफ्टर सम टाइम एट टाइम t2, एक नए टाइम की वैल्यू पे t2 पे मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई? मेरी वेलोसिटी हो गई v2। कितनी हो गई? v2। कितनी हो गई मेरा बच्चा? v2। कोई कास्ट? अरे एक बार बोल दो। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी चेंज हुई है, और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? तो याद रखिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको फर्दर अपन क्या लिख सकते हैं? इसको फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा से कंफ्यूज मत हो, डेल्टा का मतलब है चेंज, राइट? डेल्टा का मतलब है चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? तो इसको अपन कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। यूनिट आप जानते हो, तो उस पर बहुत ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें समझे आप। सर क्या छोटी छोटी बातें हैं? ऑब्वियस ही बात है कि सर अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, सीधी बात है ना? उस केस में हम कहेंगे कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं अपन? एक्सेलरेट। और मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है सर। समय के साथ मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। लेकिन अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि v2 इज लेस देन v1, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। क्या है? कम है। ओहो हो, कम है। तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी कम हो रही है, और अगर मेरी वेलोसिटी कम होगी तो ये जो रिजल्ट है वो निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। और इस केस में एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव हो जाएगा, और इसी निगेटिव केस ऑफ एक्सेलरेशन को अपन या तो रिटार्ड होना कहते हैं, मतलब रिटार्डेशन कहते हैं, या इसी को अपन डिसेलरेशन कहते हैं। आपको याद आ गया होगा, क्लियर है? इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन निगेटिव भी हो सकता है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गई बात। दूसरी बात, एक्सेलरेशन लाइक स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ सर इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का? भाई एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ कि वेलोसिटी का अगर रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी का बदलना जरूरी है तभी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन वेलोसिटी का बदलने का जो रेट है वो अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी का बदलने का जो रेट है वो बदल रहा है, वो वेरिएबल है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को अपन नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब यह है कि जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सेलरेशन 4t है, कितना है मेरा बच्चा? एक्सेलरेशन 4t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को अपन नॉन यूनिफॉर्म ले लेंगे। ये कब होता है ऐसा? अगर आपकी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और अगर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, चलिए भाई, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल, बिल्कुल मासूम सा, एकदम मासूम सा। सर मुझे एक बात बताइए, एक्सेलरेशन, क्या तब पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो सकता है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो? जल्दी से फटाफट बताइए। फिर से मेरा सवाल सुनिए, एकदम सवाल रिपीट कर रहा हूं, रफ्तार तेज, एकदम पागल हो जाओ बिल्कुल। फिर से सुनो, मैंने कहा कि अगर मेरी वेलोसिटी जीरो हो, कितनी हो? जीरो हो, तो क्या मेरे में एक्सेलरेशन हो सकता है या नहीं? कैन अ पार्टिकल हैव एक्सेलरेशन इवन विदाउट अ वेलोसिटी? क्या बोला आपने? हो सकता है, नहीं हो सकता? अरे हाँ ना बोलो, हो सकता है, नहीं हो सकता? यस, हो सकता है। वेलोसिटी अगर जीरो हो देन ऑल्सो द पार्टिकल कैन हैव एक्सेलरेशन। कैसे सर? आप याद करिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी चीज को आप ऊपर फेंकिए,
और उसको कैच कीजिए। तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है या नहीं? मान लो आपने यहां से किसी पार्टिकल को फेंका ऊपर और वो ऊपर से नीचे आया, तो इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता, इसका एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, या इनफैक्ट मैं कह लूं -g। माइनस प्लस का बाद में हम समझेंगे, अगले जब इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए वेलोसिटी कितनी है? 0, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ का फोर्स लगना बंद नहीं हुआ पार्टिकल पे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ओ सर, इसका क्या मतलब? इसका मतलब एक्चुअली में एक छोटी सी मेरी बात याद रखो कि एक्सेलरेशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक्सेलरेशन को अपन मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से, लेकिन बेटा एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा ये वेलोसिटी डिसाइड नहीं करेगी। कौन डिसाइड नहीं करेगा? वेलोसिटी डिसाइड नहीं करेगी। एक्सेलरेशन का होना या ना होना फोर्स डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? फोर्स। वेलोसिटी डिसाइड नहीं करेगी। वेलोसिटी से अपन मेजर कर सकते हैं। अच्छा, ये बात ऐसी है जैसे मैं कहता हूं ओम्स लॉ आप याद करो। ओम्स लॉ अगर आप याद करो तो डेल्टा वी आपने लिखा होगा V बराबर IR, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू IR। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, तो R बराबर अपन लिख सकते हैं डेल्टा V बाय I। याद आया? पक्की बात एकदम। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वोल्टेज बदल दूं तो क्या रेजिस्टेंस बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा सर। यस, यू कैन मेजर द रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, बट रेजिस्टेंस का चेंज होना या रेजिस्टेंस जिन पैरामीटर पर डिपेंड करता है उन पैरामीटर्स में से ना तो V है ना तो I है। रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, इस पे डिपेंड थोड़ी करता है वो। क्लियर है? मगर हाँ, इससे मेजर कर सकते हैं। वही बात है कि एक्सेलरेशन कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मगर एक्सेलरेशन का होना या ना होना विल नॉट बी डिसाइडेड बाय द वेलोसिटी, इट विल बी डिसाइडेड बाय द फोर्स। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सी बात आती है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मेरा बेटा अब तक आपको याद हो गया होगा, याद करो, मैंने बार बार कहा यार, अभी तक 2-3 बार मैं कह चुका हूं कि इंस्टेंटेनियस जब भी होगा तो क्या करोगे? बोलो बोलो, अरे बोलो, डिफरेंशिएशन। चलो भाई साहब, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा? तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब होगा dv बाई dt। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा? dv बाई dt। मतलब अगर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें जो एक्सेलरेशन मिलेगा वो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस होगा। और यहां से फिर फर्दर कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हो कि dv कैन बी रिटन एज इक्वल टू a dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा हो टाइम के साथ और आपको वेलोसिटी का चेंज निकालना है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन। राइट है बेटा? अरे गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अच्छा, यहां पर भी वो तीसरा वाला फॉर्मूला वैलिड है कि अगर मुझे एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है उस केस में व्हेन एक्सेलरेशन इज इटसेल्फ वेरिएबल, एक्सेलरेशन वेरिएबल है और उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं a dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt, a dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो बेटा मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है बेसिकली हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और जब कोई क्वांटिटी वेरिएबल हो, है ना, कोई क्वांटिटी अगर वेरिएबल हो और उससे कोई दूसरी क्वांटिटी फाइंड करनी हो तो उस केस में इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे, सारे फॉर्मूले याद आ गए होंगे आपको। कोई इशू है आपको? एकदम पक्की बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। अब मैंने एक स्लाइड यहां पे आपको दिख रहा होगा, इस पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, एकदम पक्की बात है। तो इसमें मैं कुछ चीजें और समझाऊंगा जल्दी से, एकदम रफ्तार तेज। अच्छा, एक्सेलरेशन आप याद करो कि हमने लिखा है dv बाई dt, और ये तब हम यूज करेंगे जब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, ये वर्ड से कंफ्यूज मत हो, ये भारी भरकम वर्ड नहीं है। अगर वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में गिवन है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम dv बाई dt लिख सकते हैं। राइट है? ये हम जानते हैं। अगर मान लो एक्सेलरेशन का रिलेशन पोजीशन के साथ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट के साथ गिवन है, तो क्या करेंगे? देखो, मैं एक काम ये कर दूं तो क्या प्रॉब्लम है सर? dv बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dx लिख सकता हूं। अरे बेटा सोच, मैथमेटिकली पॉसिबल है? अरे हाँ हाँ, पक्की बात है भाई। अच्छा, इसको ना मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन के केस में चेन रूल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेन रूल भी कहते हैं, है ना।
जिससे अपने मल्टीप्लाई करा उसी से डिवाइड करा। यहां पर इसको चेन रूल के टर्म्स में भी जाना जाता है। खैर कुछ भी हो यार, कोई भी रूल हो, क्या फर्क पड़ता है। इसको मैं ऐसा थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dx बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dx लिख सकता हूं। अरे बेटा देखो, प्लीज देखो, लिख सकता हूं। और dx बाई dt क्या होता है, तो dx बाई dt इज नथिंग बट द वेलोसिटी, राइट। dx बाई dt इज वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं v dv बाई dx, v dv बाई dx लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज v dv बाई dx। पक्की बात एकदम, बहुत बढ़िया सर, याद आ गया। अरे सब कुछ याद आया, अरे हाँ ना बोलो, सब याद आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब समझो, अगर मैं लिख दूं, मैं दो बातें एक साथ दिखा रहा हूं आपको कि अगर मैं कहीं पे लिख दूं वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, एक है मीटर पर सेकेंड, और मैंने कहीं पे लिखा वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर अगेन मीटर पर सेकेंड, राइट है बेटा। वेलोसिटी मैंने दो तरीके से लिखा है, 2t स्क्वायर, ठीक है, और क्या लिखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ओके, बहुत बढ़िया सर। मुझे दोनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो आप यहां देख पा रहे हो कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहां पर वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वेलोसिटी इज इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहां पर एक्सेलरेशन के लिए अपन क्या यूज करेंगे, dv बाई dt, dv बाई dt। और यहां क्या यूज करेंगे, तो यहां यूज करेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx, v dv बाई dx। फर्क समझ में आ गया, अरे जल्दी बोलो, फर्क समझ आ गया मेरे बच्चों, एकदम पक्की बात है। ओ हो मास्टर, चलो सॉल्व कर लेते हैं। d बाई dt ऑफ कितना मेरा बेटा, 2t का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4t। ओहो 4t, कोई दिक्कत है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये d बाई dx, मतलब v की वैल्यू रख दी, और यहां पर v का डिफरेंशिएशन भी होना है 2x स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये 2x स्क्वायर एज इट इज, यहां पर डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी 8x क्यूब, राइट है बेटा। 2 2 4 4 2 8, x स्क्वायर इंटू x इज क्यूब। क्लियर है मेरा बच्चा, पक्की बात मेरा लाल, बहुत बढ़िया सर। तो हमने सारी चीजें याद कर ली है, रिवाइज कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस क्वेश्चंस, और चलिए क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। लेकिन बेटा इससे पहले कि मैं क्वेश्चन कराऊं, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको करना क्या है, अपने पास एक रजिस्टर रखना है। जो भी क्वेश्चन दिखे पहले आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है खुद से, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। अगर आप ये कर रहे हो तो आप ये समझो कि आप प्रैक्टिस बढ़िया कर रहे हो, और आप अगर सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो तो यार उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो प्लीज एक रजिस्टर ले आओ, फटाफट देखो क्वेश्चन, पहले ट्राई करो पॉज करके, उसके बाद फिर मेरा सोल्यूशन देखो। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया साहब। तो अब आते हैं सर पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो, बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, राइट। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। बेटे सीधी बात है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो पहला काम करो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये बना लो। तो अगर मैं यहां पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूं ये नॉर्थ है, तो सर ये साउथ है, ये सर वेस्ट है, तो ये सर क्या होगा, ईस्ट है, और एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, कितना चला 6 मीटर, तो 6 मीटर नॉर्थ ऐसा ही होगा। अरे बेटा हाँ ना बोल, ऐसा ही होगा। उसके बाद कितना गया 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट इधर है तो 8 मीटर ऐसे चला गया। अब हमसे ये उसने बोला है ईस्ट, तो ईस्ट तो इधर ही है, तो 8 मीटर सीधा सीधा ऐसे बना दो। ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद उसने ये नहीं कहा अपवर्ड का ये मतलब नहीं है कि नॉर्थ, ना ना, अपवर्ड मतलब नॉर्थ नहीं है मेरा बेटा। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। जैसे मतलब मेरा फेस बोर्ड की तरफ है तो ये नॉर्थ है, तो मेरे पीछे साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, राइट। अपवर्ड का मतलब हुआ कि द डायरेक्शन टुवर्ड्स द स्काई, ऐसा समझ लो, और डाउनवर्ड का मतलब हुआ कि डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ, राइट।
यहां पर चूंकि मैं ये बोर्ड में ऐसे दिखा रहा हूं, तो अपवर्ड का मतलब हुआ अपवर्ड, यहां से ऊपर, मतलब यहां से जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा। किधर होगा? जेड एक्सिस के अलॉन्ग, आउटसाइड द बोर्ड। अपवर्ड का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि नॉर्थ की तरफ ना, ये बात गलत फहमी है आपकी। क्लियर है? तो अपवर्ड याद रखे, अगर वो उसे नॉर्थ ही कहना होता तो फिर से नॉर्थ कह देता, अपवर्ड क्यों कह रहा है? तो इसका मतलब समझिए ये ऐसे है ना, आउट ऑफ द बोर्ड, राइट। इसका मतलब ये अगर y है, ये x है, तो ये जो तीसरा वाला है जिसको उसने कहा है 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, दैट इज अलोंग z एक्सिस। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा लॉजिक लगा लो भाई। ये अगर अपवर्ड है तो ये इनिशियल पोजीशन है ये वाली, और ये फाइनल पोजीशन है ये दिख रहा है आप लोगों को? प्लीज देखिए, ये वाली फाइनल पोजीशन है, मतलब ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, राइट, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है। अब क्वेश्चन एनालिसिस निकाले कैसे? तो एक काम करो, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 64 और 36 मतलब 100 का रूट निकाल दो, सॉरी 100 को का रूट कर दो तो ये आ जाएगा 10। मतलब ये अभी तक 10 मीटर आया, बट दिस इज नॉट माई आंसर। आंसर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आंसर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ये कितना आया? 10 मीटर। अब इस 10 को आप इसके साथ ऐड कर दो, इस वाले 10 के साथ, तो ये एक्स वाई प्लेन में है और ये जेड है। तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे वो जेड वाली एक्सिस से तो परपेंडिकुलर होगी। अरे होगी, हां सर होगी। तो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं कि भाई ये वाली लाइन 10 मीटर है, और जो मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं वो ये है, ये वाली लाइन है विच इज अलोंग द जेड एक्सिस, और ये भी कितनी है? 10 मीटर है। तो अगर मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं आपसे ये कह दूं ये 10 मीटर है, और जेड वाली एक्सिस को फिलहाल अभी मैं इधर दिखा दूं 10 मीटर, तो अब जो फाइनली इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा? वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस ऑफ 10 स्क्वायर। सॉल्व करो आप तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर। 10√2 मीटर। क्या आपका भी यही आंसर आया है? अरे आया नहीं आया है? एकदम पक्की बात है। ओके, बहुत बढ़िया। कहां है सर 10√2? यहां पर सर पहला ही ऑप्शन 10√2 नजर आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड इज। पहले यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको। कौन सी बात? कौन सी बात मास्टर? कौन सी बात समझनी पड़ेगी? आइए देखते हैं। पहली बात, अगर आपको याद हो रोलिंग, थोड़ा सा भी याद आए, थोड़ा सा भी याद आ जाए तो मजा आ जाए यार। अगर आपको रोलिंग याद हो, रोलिंग कौन सा मोशन? रोलिंग मोशन। तो आप एक बात समझिए बेटा कि रोलिंग मोशन में आपको याद होगा कि कोई भी बॉडी रोटेट भी करती है और ट्रांसलेट भी करती है ना? अच्छा, ये वो पॉइंट है जो पॉइंट कांटेक्ट में है। एक रिवॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट वापस फिर से कांटेक्ट में आ जाए। देखो जैसे जैसे ये घूमेगा, जैसे जैसे ये घूमेगा, कुछ समय के बाद ये पॉइंट, ये कांटेक्ट वाला पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, फिर यहां आएगा। पूरा रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ये वापस कहां आ जाए? फिर से वापस ग्राउंड को टच कर ले। क्लियर है? आधे रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि ये वाला पॉइंट कहां पहुंच जाए? तो ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाए सर, यहां पहुंच जाए। कोई तकलीफ वाली बात? कहां पहुंच जाए सर? कहां पहुंच जाए? यहां पहुंच जाए सर, यहां पहुंच जाए। क्लियर हो गई बात? आधा रिवॉल्यूशन पूरा होता तो ये वापस फिर से ग्राउंड पे आ जाता। क्लियर है? अब सीधी सीधी बात याद रखिएगा बेटा कि मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये डिस्प्लेसमेंट उसने पूछा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच हैज बीन आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, ये वाला दिख रहा होगा आपको, पक्की बात है एकदम। अब कैसे निकालें? तो एक बात याद रखिएगा, ये रोलिंग में भी काम आएगा कि जब भी कोई भी बॉडी रोल करती है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से चल के ये कहीं फिर से, सॉरी, ये फिर से अगर ग्राउंड पे इस तरह से आ जाता, यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां के बाद फिर यहां आ गया, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट हो गया, तो ये पूरी लेंथ होती है 2πr। कितनी होती है मेरा बच्चा?
2πr। याद रखिएगा, ये रोलिंग में भी काम आएगा। मैं लिख देता हूं, ये पूरी लेंथ कितनी होती है 2πr। तो सर आधा रिवॉल्यूशन है, इसका मतलब यहां से यहां तक है, गौर करिए आप प्लीज। तो यहां से यहां तक में ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक में ये हो जाएगा सर पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी लेंथ निकालना है और यही डिस्प्लेसमेंट है, देख पा रहे हो आप, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो आप फिर से आपको नजर आ रहा होगा कि वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, राइट है बेटा। ये पाई आर है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डायमीटर हो गई तो 2r हो गई, और इन दोनों का रिजल्टेंट ही हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, विच वी कैन कैलकुलेट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको अगर देखो तो रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर। कितना गिवन है, 1 मीटर रेडियस आपको गिवन है। कोई इश्यू वाली बात है, एकदम पक्की बात है। तो जहां आर है वहां 1 रख दो, तो आओ डिस्प्लेसमेंट निकालें। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, मैं इधर लिख दूं, दिख रहा है आपको, चलिए डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूं, मैं इधर लिख रहा हूं बेटा, प्लीज देखिए आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, अरे बोल देना भाई दिखाई दे रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो क्या लिखूंगा, यहां पर ये आर है ना बेटा, तो आर की जगह मैं क्या रख दूं, 1 रख दूं, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर का स्क्वायर, मतलब पाई इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर, राइट है बेटा। और यहां पर क्या है 2r, फिर से आर की जगह क्या रखोगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई पाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4। दिस शुड बी माई आंसर, यही डिस्प्लेसमेंट है। देखो अभी भी वही करा, इनिशियल फाइनल को ज्वाइन किया बाय स्ट्रेट लाइन और उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ निकाल दी बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। पाई स्क्वायर प्लस ऑफ 4 दिखाई दे रहा है बेटा, प्लीज देख लो। बहुत बढ़िया यार, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। कि ये ऑप्शन 3rd करेक्ट है, हाँ सर ये 3rd ऑप्शन करेक्ट है, बहुत बढ़िया सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एवरेज स्पीड, और ये क्वेश्चन देखिए बड़ा स्टैंडर्ड सा सवाल है। आपसे कहा जा रहा है पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रैवर्सेस हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, उसके बाद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द होल जर्नी इज। अच्छा, कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, एवरेज वेलोसिटी कहूं या भी एवरेज स्पीड कहूं, बिकॉज स्ट्रेट लाइन पे अपन चल रहे हैं और लौट भी नहीं रहे, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड विल बी सेम, राइट। अब इस केस में मुझे एवरेज वेलोसिटी या यूं कह लो एवरेज स्पीड निकालना है। भाई वीडियो पॉज कीजिए और इस सवाल को ट्राई कीजिए, गिव इट अ ट्राई, है ना, आप कर सकते हो इस सवाल को, गिव इट अ ट्राई, क्लियर है। उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। ओके चलिए देखिए, जो क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि भाई वो आपसे कह रहा है कि हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मुझे नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितना है, तो मैं इसको हाफ को मैं d मान लेता हूं एंड द रेस्ट विल आल्सो बी इक्वल टू d। इसमें ये कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v0, तो ये v0 मान लीजिए, ये a से b, क्लियर है बेटे, सही जा रहा हूं। आधा डिस्टेंस मेरा बच्चा, अरे आधा डिस्टेंस a से b का v0 है, यही कह रहा है ना आपसे। ओके, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम एंड विद वेलोसिटी v2 फॉर द रेस्ट हाफ टाइम। अब देखिए कह क्या रहा है वो आपसे, आपसे कह रहा है कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें उसकी स्पीड v1 है या वेलोसिटी v1 है फॉर सम टाइम, और फिर v2 है फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। और इसमें भी वो आपसे कह रहा है कि v1 स्पीड से वो जितनी देर चला है, v2 स्पीड से भी वो उतनी ही देर चला है। बहुत बढ़िया साहब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि मैं ये कोई इंटरवल अज्यूम कर लूं यहां पर, है ना, कोई इंटरवल, तो इसमें अगर उसकी स्पीड कितनी है v1 है और इसमें टाइम मैं मान लूं t है, तो इसमें स्पीड हो गई v2, मगर टाइम अभी भी कितना है, तो टाइम t है। कोई तकलीफ वाली बात है? बहुत बढ़िया साहब, इस इंटरवल का टाइम और इस इंटरवल का टाइम से हमें याद रखना कि भाई इस इंटरवल और इस इंटरवल का डिस्टेंस सेम नहीं है, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। ऑल्दो द टाइम इज सेम बट स्पीड अलग है, तो ये इंटरवल का डिस्टेंस और इस इंटरवल का डिस्टेंस अलग है। लेकिन यस, मैं एक बात कह सकता हूं कि इन दोनों इंटरवल का जो डिस्टेंस है उसका सम d के बराबर ही है। क्लियर है? चलिए भाई, बहुत बढ़िया साहब। तो इस वाले इंटरवल को मैंने a से b कहा है, इसको कुछ c कह लो, इसको कुछ d कह लो समझने के लिए। तो पहले देखो, मैं b से d पे बात कर रहा हूं, पहले b से d पे देखो, आप भी देखो भाई, b से d में टाइम का वैल्यू सेम है ना, स्पीड अलग अलग है। और अभी हमने पढ़ा था, याद करिए पीछे रिवीजन में, अभी हमने इसी में पढ़ा है, आज पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है मेरा लाल?
हमने पढ़ा कि भाई जब भी समय सेम होगा तो एवरेज स्पीड की वैल्यू को हम लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय n। n विल बी द नंबर ऑफ इंटरवल। यहां पर कितने इंटरवल हैं? 2 इंटरवल हैं। कितने इंटरवल हैं? 2 इंटरवल हैं। तो v एवरेज को अपन ऐसे लिख सकते हैं v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओहो आहा मजा आ गया सर। इसका मतलब यह है कि अब इस पूरी लेंथ को मैं 2 पार्ट में फिर से शो कर सकता हूं विद द स्पीड v0 एंड विद द स्पीड v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? एकदम पक्का? बहुत बढ़िया सर। डिवाइडेड बाय 2। ओके अच्छा सर, डिवाइडेड बाय 2। मगर मेरा बच्चा मुझे एक बात और बताओ, क्या मैं अभी भी ये कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस d है? हाँ सर, हाफ ऑफ द डिस्टेंस आपने d माना था, तो ये रेस्ट हाफ भी तो d ही हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ? ये रेस्ट हाफ भी तो d हुआ। हाँ सर हुआ। अब चलिए इसका एवरेज निकालते हैं। तो अब बेटा याद करो फिर से मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि एवरेज स्पीड अगर हमारा डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड अपन लिखते हैं n अपॉन 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 एंड सो ऑन। और अगर केवल 2 इंटरवल हो तो एवरेज स्पीड को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना 2v1 v2, उसी फॉर्मूले में वैल्यूज रख दूं तो ये ऐसा बन जाता है। अगर 2 इंटरवल हो तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को यूज कर लो। वही रिजल्ट है n अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 वाला। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 2 इंटरवल के लिए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए इसको यूज करें। तो यहां पर देखिए v1 की जगह हम लिख सकते हैं v0, इसकी जगह हम लिख सकते हैं v1 प्लस और v2 डिवाइडेड बाई 2, और इसकी नीचे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं v0 प्लस v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। एम आई राइट? पक्की बात है बेटा? कोई कष्ट वाली बात है? अच्छा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हो गया? हो गया सर। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऊपर तो पहली बात आप लिख दो v0 v1 प्लस v2, लिख दिया आपने, डिवाइडेड बाई नीचे आपका 2 एलसीएम हो जाएगा। तो ये क्या लिखोगे आप लिखोगे 2v0 प्लस ऑफ v1 प्लस ऑफ v2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है मेरा बेटा? अरे सही है? अरे समझ आ रहा है? ओके, तो आप देखिए 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये फाइनल जो रिजल्ट होगा ये होगा 2v0 v1 प्लस v2, यहां तक लिख लिया आपने, डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ v0 प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ v0। देखो बेटा सिंप्लीफिकेशन समझ आनी चाहिए। आ रहा है समझ आपको सिंप्लीफिकेशन? ये आपका रिजल्ट है। क्लियर है? क्या करा हमने पहले टाइम इक्वल है तो उस केस में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद 2 डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो फिर से हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो चेक कर लें कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। कहीं है ऐसा क्या? देखो ये वाला मुझे दिख रहा है, अगेन ऑप्शन नंबर 3 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0, ये हमारा आंसर सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुझे भी नहीं पता भी क्या क्वेश्चन आएगा, चलो देखते हैं। सर इसमें बोल रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0 इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस ऑफ t क्यूब। द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल अटेन जीरो वेलोसिटी अगेन, मतलब ये पार्टिकल जीरो वेलोसिटी कब गेन करेगा? व्हाट विल बी द टाइम एट विच इट विल अक्वायर द जीरो वेलोसिटी। पहली बात तो आप समझो कि ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को इससे रिप्रेजेंट किया है, कोई इश्यू नहीं लेना उसमें। x से भी कर सकते हैं और s से भी कर सकते हैं, परेशान नहीं होना भाई। उसने लिख दिया ना कि डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट मतलब s इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट। अगर वो x लिखता तब भी वो लिख देता कि x इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए परेशान नहीं होना भाई, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए s बराबर 6t स्क्वायर है माइनस ऑफ t क्यूब है, 6t स्क्वायर माइनस ऑफ t क्यूब, सही है? अच्छा इसमें अगर तुम t की वैल्यू 0 रख दो, t की वैल्यू कितनी रख दो? 0 रख दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि टाइम 0 पर वेलोसिटी 0 है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? और ये कह भी रहा है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है कोई चीज तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वैसे भी 0 ही होगी, तो यहां पर वेलोसिटी 0 है। अब आपसे कह रहे दोबारा कब 0 होगी वो टाइम बताओ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। अच्छा दोबारा
जीरो होगी किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही तो होगी, दोबारा कब जीरो होगी, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो होगी। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे जीरो होगी तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो होगी। नहीं आया, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस। तो अगर इंस्टेंटेनियस जीरो होना है तो हम लिख सकते हैं v बराबर ds बाई dt। जब भी इंस्टेंटेनियस नाम आ जाए डिफरेंशिएशन। अब हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे तो लग रहा है 12t आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से तो 3t स्क्वायर आएगा। पक्की बात है एकदम। बीच में माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कभी तो जीरो हो ही सकता है। तो फॉर v इक्वल टू जीरो, अगर हमें वेलोसिटी को जीरो करना है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 12t माइनस ऑफ 3t स्क्वायर दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो 12t शुड बी इक्वल टू 3t स्क्वायर। बेटा एक t से एक t उड़ा रहा हूं मैं, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 सेकेंड्स। t की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, एकदम पक्का यही आंसर आ रहा है आप लोगों का। अरे यही आंसर है क्या, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह रे वाह। भाई आंसर सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर लाते रहो और अपने आप को एक टैप करो हर आंसर के बाद। अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो अपने आप को शाबाशी दे लो, टैप करो अपने आप को मेरी तरफ से, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया साहब, 700 प्लस संभव है, 700 प्लस संभव है। चलिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है जो आपको दिखाई दे रहा है, डरना नहीं भाई, 700 प्लस संभव है। चलो देखो, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट्स, द रिटार्डेशन इज। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का, और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आपको x गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ t और इससे हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो x का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो v आएगा, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा। भाई ऐसे करते हैं तो x से हम a पे पहुंचते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। क्लियर है। अच्छा उल्टा जाएंगे तो a से v पे जाना हो तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो a से v पे पहुंचेंगे, और v से x पे जाना हो तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हम v से x पे पहुंचेंगे। ये बात याद रखना, सीधी सी बात है। x दिया है, a पूछ रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। a दिया है, x पे जाना है, 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है, काम 2 बार होगा, बस इतना ही है। क्लियर। चलिए अब आपको क्या गिवन है, ये t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स। चलो लिख लेते हैं, आओ बेटा लिखें, t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा एक्स। लिख लिया। चलिए पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, टाइम के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अल्फा कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं करना। एक्स स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, चेन रूल लगेगा 2x dx बाई dt। आई होप आपको आता होगा। प्लस ऑफ बीटा, और x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा dx बाई dt। ओके, इसको अगर मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा ये हो गया सर हमारा 2x मल्टीप्लाइड बाई v, और ये वाला कितना हो गया, प्लस ऑफ बीटा dx बाई dt इज वंस अगेन v। क्लियर है बेटे, एकदम पक्का है। अरे देख लो देख लो देख लो, अरे आया नहीं आया भाई, एकदम पक्का। चलो एक बार आप फिर और डिफरेंशिएशन करो। मैंने बोला ना x गिवन है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे a लाने के लिए। एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो इट्स अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। अल्फा इज अ कांस्टेंट एज इट इज, 2 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो 2 अल्फा कीप इट एज इट इज। यहां पर अगर आप देखोगे तो x भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है। क्लियर है, x भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको याद होगा कि पहले फंक्शन को एज इट इज रखें, दूसरे को डिफरेंशिएट करें। तो x ये हो गया dv बाई dt, प्लस ऑफ कितना हो गया, प्लस ऑफ v, और ये क्या लिखिएगा आप, dx बाई dt, प्लस ऑफ ये बीटा एज इट इज, दिस विल बी dv बाई dt, दिस विल बी dv बाई dt। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अरे एक बार हाँ ना बोल लो, एकदम पक्की बात है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब देखो इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा एज इट इज। ये क्या हो जाएगा, देखो तो गौर करो, x इंटू ए हो जाएगा, है ना, एकदम पक्की बात है। ये x है और dv बाई dt क्या हो गया, a हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो x मल्टीप्लाइड बाई a
प्लस ऑफ v dx by dt, dx by dt इज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, बीटा मल्टीप्लाइड बाई ए, डीवी बाई डी टी इज ए। अब ए वाले टर्म को एक साथ कर लो, क्लियर। तो अगर आप एक स्टेप और कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स ए प्लस ऑफ बीटा ए प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा वी स्क्वायर। अब यहां से ए अगर मुझे निकालना हो, तो ए क्या करें सर, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा वी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से मैंने ए कॉमन लिया हुआ है, तो नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस ऑफ बीटा, ओ हो, बहुत बढ़िया सर। क्या आंसर कहीं आ रहा है, गौर करिए, क्या आंसर कहीं पे है, नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर, तो अब समझो, यहां पर आपको उसने क्या किया है, ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसके टर्म्स में आंसर नहीं दिया। आप कोई भी आंसर देखोगे तो अल्फा बीटा है, बट एक्स नहीं है किसी भी आंसर में। इंस्टेड किसके टर्म्स में आंसर है, वी के टर्म्स में आंसर है। किसके टर्म्स में आंसर है, वी के टर्म्स में। तो क्या करो, देखो ये वाली इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली इक्वेशन दिखाई दे रही है। इस वाली इक्वेशन से मैं इधर लिख देता हूं, इस वाली इक्वेशन से v कॉमन ले सकते हो, हाँ सर ले सकते हैं। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन से v कॉमन ले लूं तो ये वाला रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा। गौर करो बेटा, अरे मेरा बच्चा परेशान नहीं होना, क्या ये समझ आ रहा है आपको। v की जगह हम ये रख सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां से ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा को, या मैं ये कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/v लिख सकता हूं। दिख रहा है आपको, ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा एक्स को प्लस बीटा को मैं 1/v लिख सकता हूं। अब ये वैल्यू यहां रख दो, तो क्या लिखोगे आप, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा वी स्क्वायर अपॉन ये 1/v हो गया। कितना हो गया, 1/v। तो एक्सेलरेशन की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, गौर करिए, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा वी क्यूब। अब देखो तो आंसर आ रहा है क्या, अब देखो आंसर आ रहा है ट्वाइस ऑफ अल्फा वी क्यूब। यस, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, रिटार्डेशन उसने पहले ही बोल दिया है, और ये माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि इट्स द केस ऑफ रिटार्डेशन। माइनस साइन ये बात साबित कर रहा है कि इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सही है, एकदम पक्की बात है, बहुत बढ़िया साहब। अगले सवाल पे आते हैं। इफ एक्स डिनोट्स displacement in time t and x is equal to a cos t, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन इज, कुछ नहीं है, x is equal to a cos t है, where a will be a constant, a is not an acceleration, a कोई कांस्टेंट है बेटा, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, a क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या डिनोट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, x डिनोट्स डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो अभी मैंने बताया था x गिवन है, तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी आएगी, उस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। मतलब क्या करना है, अल्टीमेटली 2 बार डिफरेंशिएशन। तो आइए डिफरेंशिएशन करें, x इज इक्वल टू a cos t, तो इसका डिफरेंशिएशन करो, dx by dt, दिस dx by dt विल बी इक्वल टू v, तो a एज इट इज, cos t का डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन t, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माइनस ऑफ साइन t, क्लियर है। अब ये आ गई v, अब क्या लाना है हमें, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मैं लिख देता हूं यहां पर ना, ताकि 2a में कंफ्यूजन ना हो। अब ये माइनस ऑफ ए कांस्टेंट, किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप, d बाई डी टी ऑफ साइन टी, किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो प्लस कॉस टी होता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस टी, तो माइनस ए कॉस टी विल बी योर आंसर। देखो कहीं पे है क्या आंसर, अरे है क्या, यस सर है सर, ये वाला आंसर करेक्ट है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात है एकदम। आओ बेटे एक और क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय u इज इक्वल टू kt, वेयर k इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन 3 सेकेंड्स। अच्छा एक बात समझो आप यहां पर, क्या आपकी जो ये वेलोसिटी है वो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने आपसे क्या कहा है,
कि जब भी कोई क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं हो और उससे दूसरी क्वांटिटी निकालनी हो तो इंटीग्रेशन का यूज करिए। किसका यूज कीजिएगा? इंटीग्रेशन का। तो देखो कुछ नहीं करना भाई, हमने पढ़ा है v बराबर होता है dx बाई dt। अरे होता है क्या? हाँ सर होता है। तो ये u है, u हो v हो क्या फर्क पड़ता है तो स्पीड ही ना। क्या चीज है? स्पीड है। तो कुछ नहीं, u बराबर लिखा हुआ है kt, u याद रखिएगा स्पीड है। तो इसको मैं लिख सकता हूं dx बाई dt इज इक्वल टू कितना? kt। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dx बराबर kt dt, वेयर k इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू उसने दे रखी है आपको। तो इंटीग्रेट करते समय कांस्टेंट को हम कुछ भी नहीं करते, कांस्टेंट को एज इट इज रहने देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो हमें कहां से कहां तक करना है? द वेलोसिटी टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब t की वैल्यू 0 मानेंगे, और कहां पे हमें बताना है डिस्टेंस? 3 सेकंड के बाद बताना है डिस्टेंस। तो इसका लिमिट क्या होगी? 0 से 3, और अपन मान लेते हैं कि जब t 0 है तो x की वैल्यू 0 है, और जब t 3 हुआ है तो x की वैल्यू x मान लेते हैं, दैट इज द टोटल डिस्टेंस। परेशान नहीं होना। तो dx का इंटीग्रेशन हो गया सर x 0 टू x, और इसका k मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक सर? 0 से 3 तक। इसमें x माइनस 0 करोगे तो x आ जाएगा। k की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए आपने 2 दे रखा है तो 2 रख दीजिए, इनटू यहां पे क्या रखिएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये 0 है तो 0 पुट करोगे तो रिजल्ट 0 ही रहेगा, है ना। लोअर लिमिट इज 0, तो t में 0 रखोगे तो वो 0 आएगा। तो ये 2 से 2 खत्म। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 9 मीटर। x की वैल्यू आ गई 9 मीटर। है आंसर? हाँ सर है सर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? क्लैरिटी आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे हो? चलो वन मोर क्वेश्चन आई एम हैविंग हियर। अ पार्टिकल लोकेटेड एट x is equal to 0 at t equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v is equal to a into under root x. Then the velocity of the particle varies with time as a is constant. यहां पर याद रखो ये a कांस्टेंट है, ये a क्या है? a is constant। अच्छा यहां पर एक्चुअली में उसने लिखा है a is a constant, ठीक है। a यहां पर कांस्टेंट है। उसने पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और वेलोसिटी दिया कैसे है? वेलोसिटी दिया एज अ फंक्शन ऑफ x। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो पहली बात तो ये करो कि सर v बराबर a अंडर रूट x है, ठीक है। कोई तकलीफ है? पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां से ऐसे भी लिख सकता हूं dx बाई dt? बोलो, लिख सकता हूं a अंडर रूट x, लिख सकता हूं। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको एक बार बता दूं। मैं करना यह चाह रहा हूं, मैं x और t में कुछ रिलेशन लाना चाह रहा हूं। अगर मुझे x और t का रिलेशन पता चल गया तो मैं x की जगह यहां t के टर्म्स में वैल्यू रख दूंगा। क्लियर है? तो बस वही करना चाह रहा हूं और कुछ नहीं। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, गौर करिए, dx डिवाइडेड बाई रूट x इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, यहां dt, यहां dx बाई रूट x। एम आई क्लियर? एकदम पक्की बात है। अब सर इसका इंटीग्रेशन करो। रूट x मतलब x पे पावर 1/2 ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? -1/2। तो आपको इंटीग्रेशन याद होगा कि x का पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू a dt का इंटीग्रेशन t, तो at लिख दो। ये हो जाएगा, ये अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब इसका पावर, अच्छा 1/2 हो रहा है, इसको मैं रूट x लिख सकता हूं। यहां पर हो गया 1/2, इसका मतलब ये at नहीं आया बेटा, इस 2 को ऊपर ले जाइए। तो यहां से आप देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो t की वैल्यू को मैं, या अंडर रूट x की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट x इज इक्वल टू ये 2 उधर ले जाइए। क्लियर है? पहले ये 2 ऊपर ले गए, या मैं लिख ही देता हूं, ये 2 ऊपर ले गए तो ये 2 रूट x हो गया इज इक्वल टू 80, या आप रूट x को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? a/2 मल्टीप्लाइड बाई टी, a/2 मल्टीप्लाइड बाई टी। दिस इज, आई हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन x एंड t। x और t के साथ मुझे ये रिलेशन मिल गया। अब जब मुझे ये रिलेशन मिल गया तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, यहां पर रूट x को रिप्लेस कर दूंगा बाय दिस वैल्यू। क्लियर है? रूट x को रिप्लेस कर दूंगा बाय दिस वैल्यू। तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी a, और रूट x की जगह मैं लिख सकता हूं a/2 मल्टीप्लाइड बाई t,
और ये जो भी हो जाए v बराबर a स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई t। उसने प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप देखेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी में v किससे प्रोपोर्शनल हो गया, तो v प्रोपोर्शनल हो गया t से। किससे प्रोपोर्शनल हो गया, t से। क्या ये आंसर है, हाँ सर ये आंसर है। बहुत बढ़िया सर, चलिए सर बहुत थैंक यू आपका, इसी तरह से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, थैंक यू। क्लियर है। 700 प्लस